हेलो एवरीवन माय डियर स्टूडेंट क्लास 10th। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारी कंप्लीट सिविक्स की, पॉलिटिकल साइंस की। कहने का मतलब यह है यहाँ पे कि आप लोगों को अब तैयारी तो करनी है मगर समय बहुत कम है और टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत ही क्रूशियल पॉइंट होता है किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए। तो आपको पता है कि एंटायरली सोशल स्टडीज आपको पढ़ना है और उसमें भी आपको पता है कि हर सब्जेक्ट का वेट जो है वो 20 मार्क्स का है। बट 20 मार्क्स का तो मगर 20 मार्क्स अपने आप में 100% मार्क्स है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे आप सभी का स्वागत करता हूँ और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आपको कि आज हम लोग पूरे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं और दूसरा यहाँ पे वो पढ़ने वाले हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, जिसमें कि पूरे एंटायर चैप्टर की यहाँ पे जिस्ट होती है। तो मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूँ। चलिए शुरुआत करेंगे। आज हम लोग यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 है हमारे सामने। चैप्टर नंबर 1 जो है हम लोगों को बताता है पॉलिटिकल साइंस का पावर शेयरिंग के बारे में। तो पावर शेयरिंग क्या होती है, तो हमें दो कंट्री के बारे में यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी थी। जो पहली कंट्री थी उसका नाम था बेल्जियम और दूसरी नाम की कंट्री थी, क्या था भाई, उसका नाम श्रीलंका नाम था। तो हमारी तो नेबरिंग कंट्री है। चलिए तो एक एक चीज को यहाँ पे समझते हुए चलेंगे और आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो बेल्जियम के हम लोग ज्योग्राफिकल पोजीशन की, एरिया और पॉपुलेशन की बात करेंगे, एथनिक कंपोजिशन क्या था ये बात करेंगे और हम लोग यहाँ पे कैपिटल में क्या कंपोजिशन था इसकी बात करेंगे। चलिए सबसे पहले ज्योग्राफिकल पोजीशन की बात करते हैं। तो स्मॉल कंट्री है ये, एक यूरोप में। एग्जाम में याद रखिएगा कि बेल्जियम जो है एक स्मॉल कंट्री है, कहां पे, यूरोप में। शेयर्स बॉर्डर्स विद नीदरलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी। अब ये याद रखिएगा कि जो बेल्जियम है उसकी बॉर्डर किस किस से लगी हुई है सर, नीदरलैंड से, फ्रांस से और सीबीएसई ये क्वेश्चन पूछ लेता है भाई कि सर ये बताइए कि बॉर्डर किस किस के साथ लगी हुई है। तो हमें पता है सर नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी। एरिया और पॉपुलेशन की बात करें तो स्मॉलर इन एरिया देन द इंडियन स्टेट ऑफ द हरियाणा। अगर हम लोग बात करें तो एरिया के कंपैरिजन में हरियाणा से भी एक छोटी जगह है बेल्जियम। पॉपुलेशन लिटिल ओवर 1 करोड़, सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन कितनी है, सिर्फ 1 करोड़ पॉपुलेशन है वहां की। एथनिक कंपोजिशन की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है भैया पूरे एंटायर चैप्टर का। 59% जो है वो लोग यहाँ पे डच स्पीकर्स थे, 49% जो है वो फ्रेंच स्पीकर्स थे और यहाँ 1% जो थे वो जर्मन स्पीकर्स थे। तो डच 59% मतलब मेजॉरिटी हो गए, फ्रेंच जो है वो 40% माइनॉरिटी हो गए और 1% जो है वो जर्मन, वो तो एक्सट्रीम माइनॉरिटी हो गए। अब ये एग्जाम में याद रखिएगा कि बेल्जियम में ये पूरा कंपोजिशन की बात हो रही है, मैंने अभी कैपिटल की बात नहीं करी। अभी बेल्जियम में ये पूरी कंपोजिशन 59%, 40% और ये हो गया हमारा यहाँ पे 1%। चलिए ध्यान से समझते हैं हम लोग। यहाँ पे कैपिटल जो एरिया था, कैपिटल कौन सी हो गई भाई, तो बेल्जियम की कैपिटल हो गई सर ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स में 80% जो है वो फ्रेंच स्पीकर्स थे और दूसरा वो रिच क्लास थी वहां की, और 20% जो है डच स्पीकर्स थे। तो यहाँ कंपैरिजन समझ में आ जा रहा है कि देश में 59% डच थे और जो कैपिटल थी वहां 20% यहाँ पे डच थे। और देश में अगर बात करें तो 40% फ्रेंच थे मगर कैपिटल में 80% फ्रेंच स्पीकर। तो जाहिर सी बात है किसकी चलेगी भाई, तो जो कैपिटल में मेजॉरिटी में होगा उसी की चलेगी। बोलिए हाँ या ना। अब हम लोग आते हैं श्रीलंका पे। श्रीलंका में क्या हुआ भाई, तो श्रीलंका की ज्योग्राफिकल पोजीशन की बात करें तो ये एक आइलैंड नेशन है जो कि हमारे तमिलनाडु से बहुत ही करीब है, ठीक है ना भाई। चलिए तो यहाँ पे राम सेतु, पम्बन ब्रिज, या तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे भाई कि एक ऐसा एरिया जो कि इंडिया से कुछ ब्रिज के थ्रू कनेक्ट हो जाता है। तो तमिलनाडु से ये बहुत पास में है। कौन सी कंट्री भाई, तो श्रीलंका नाम की कंट्री। पॉपुलेशन की बात करें तो अबाउट 2 करोड़ पॉपुलेशन है जो कि हरियाणा के लगभग सेम है। एथनिक कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे 74% सिंहलीज स्पीकर है। सिंहली स्पीकर मतलब कहीं ना कहीं बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले थे। तो यहाँ 74% या सिंहली स्पीकर की बात हो रही है, मतलब यहाँ बुद्धिज्म फॉलो करने वाले 74% लोग थे। 18% तमिल स्पीकर थे जो कि हम लोग आगे चल के यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे भैया। यहाँ पे 13% जो थे नेटिव थे श्रीलंका के, उनको हम लोग यहाँ पे श्रीलंकन तमिल यहाँ पे कहते थे, ठीक है भाई। तो 74%, 18% और 13% में ये पूरा का पूरा यहाँ पे कंपोजिशन हो रहा है। देखिए अब ये 18% में ही 13% को भी हम लोग यहाँ पे ले लेंगे और 5% को यहाँ पे अलग कर लेंगे। तो मेजॉरिटी स्पीकर कौन हो गए भाई, तो 74% सिंहली स्पीकर हो गए। तो जाहिर सी बात है मेजॉरिटी जिसकी हाथ में होगी वही अपनी सरकार बनाने की कोशिश करता है। रिलीजन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द सिंहलीज स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। तो जो सिंहली स्पीकर्स थे वो किसको फॉलो करते थे, बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। कहानी को ध्यान से समझिएगा। बुद्धिज्म तो कहीं ना कहीं इंडिया में स्प्रेड हुआ और यहाँ पे इसको स्प्रेड करने का जो श्रेय जाता है किस राजा को जाता है, तो वो जाता है सम्राट अशोक को, ठीक है ना भैया। तो सम्राट अशोक को जाता है। तो अशोक के 2 बच्चे थे जिसमें महेंद्र वर्मन और संघमित्रा आती है, ठीक है भाई। चलिए तो महेंद्र वर्मन और संघमित्रा ने ही कहीं ना कहीं बुद्धिज्म को क्या करा, पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करा। ये बात याद रखेगा। ऐसे स्प्रेड करते करते ये श्रीलंका
भी पहुंच गया और साउथ ईस्ट एशिया में भी पहुंच जाता है दोस्तों, ठीक है ना भाई। चलिए, मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम, जो यहाँ पे तमिल्स थे वो यहाँ पे हिंदूज थे या तो यहाँ पे मुस्लिम। तो यहाँ पे मेनली जो स्पीकर्स हो गए वो कौन से हो गए, सिहलीज। और अगर हम लोग वहां पे बात करें कहां पे, बेल्जियम में, तो मेनली कौन स्पीकर हो गए भाई, वहां पे डच हो गए। चलिए, एकोमोडेशन इन द बेल्जियम, अब किस तरीके की परेशानियां वहां पे फेस करनी पड़ रही थी लोगों को, वो समझने की कोशिश करते हैं। इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहां पे हम लोग को ये याद रखना है कि बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार जो है वो अमेंडमेंट होता है। तो इन्होंने ये कहा कि इक्वल नंबर होगा डच का और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स का, कहां पे, सेंट्रल गवर्नमेंट में। ये पहली बात याद रखनी है। स्पेशल लॉ बिकम एक्ट्स नीड मेजॉरिटी फ्रॉम ईच लैंग्वेज ग्रुप। तो यहां पे क्या बोल रहा है, स्पेशल लॉज बनाए जाएंगे जहां पे मेजॉरिटी की जो भी लैंग्वेज होगी उसको भी यहां पे क्या किया जाएगा भैया, सही से यहां पे ट्रीट किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट मेड सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहां बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट नहीं होगी, मतलब यहां पे पैरेलल गवर्नमेंट होगी, मतलब हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। अ सेपरेट गवर्नमेंट फॉर ब्रुसेल्स, इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर बोथ द लिंग्विस्टिक ग्रुप। अब यहां पे जो सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई है ब्रुसेल में, जिसमें कि डच, फ्रेंच और जर्मन सभी का इक्वल रिप्रेजेंटेशन यहां पे होना चाहिए। अ थर्ड गवर्नमेंट कॉल्ड द कम्युनिटी गवर्नमेंट, एक तीसरी टाइप की गवर्नमेंट बनी जिसको हम लोग बोलते हैं यहां पे कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। इलेक्टेड बाय द डच, फ्रेंच एंड जर्मन। और ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है इसमें तीनों स्पीकर्स आते हैं लैंग्वेज के, डच की बात करें हम लोग, फ्रेंच की बात करें या जर्मन की बात करें, इन चेंज ऑफ लैंग्वेज, कल्चर एंड एजुकेशनल इश्यूज, ठीक है। बट यहां पे क्या क्या मेन इश्यूज रहेंगे भैया, तो उन्होंने कहा लैंग्वेज एक मेन इशू होगा, कल्चर एक मेन इशू होगा और एजुकेशनल इश्यूज होगा। तो यहां पे जो चेंजेस हुए कॉन्स्टिट्यूशन में, ये 4 टाइप के हम लोगों ने यहाँ पे चेंजेस को देखा। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। पावर शेयरिंग में 2 रीजंस होते हैं जिसमें हम लोग पावर शेयरिंग को अलग अलग तरीके से डिजायरेबल मानते हैं। पहला जो रीजन है उसको बोलते हैं प्रूडेंशियल और दूसरा जो रीजन है उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे मोरल, ठीक है। एक एक को समझने की कोशिश करते हैं। रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, प्रूडेंशियल रीजन में सबसे पहली बात यह आ जाती है कि जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो कम से कम हो जाते हैं, मतलब लड़ाई झगड़े जो है वो कम से कम हो जाते हैं बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप। अब लड़ाई झगड़े किसके बीच में होते हैं, सोशल ग्रुप के बीच में। बट प्रूडेंशियल सिस्टम में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कम से कम हो जाता है। सोशल कॉन्फ्लिक्ट लेड टू वायलेंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। हमें पता है कि अगर सोशल कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी होगी और कहीं ना कहीं आगे चल के वायलेंस भी क्रिएट होगा। प्रिवेंट ग्रुप्स फ्रॉम ओवरस्टेपिंग देयर राइट्स टू एनहांस देयर ओन पावर। तो यहां पे ओवरस्टेपिंग करने से भी इनको रोका जाता है, ये प्रूडेंशियल रीजन हो गया। नो सिंगल ग्रुप कैन सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन पावर शेयरिंग राइट्स द नेशन। अब यहां पे किसी एक सिंगल ग्रुप के पास में पूरा पावर नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरीके से और किसी भी टाइप का अमेंडमेंट यहां पे कर ले। व्हेन पावर इज नॉट शेयर्ड इट ऑपरेस द माइनॉरिटी एंड इवन द मेजॉरिटी। अगर पावर शेयर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बीच में हमेशा क्लैशिंग्स चलती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे रीजन की बात करते हैं जिसको हम लोग मोरल रीजंस कहते हैं। द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी कॉल्स फॉर पावर शेयरिंग। अब यहां पे डेमोक्रेसी तभी होगी जब यहां पे पावर शेयरिंग होगी। पीपल हु आर अफेक्टेड बाय द पॉलिसीज मस्ट हैव अ हैंड इन शेपिंग दोज पॉलिसीज, ठीक है। अब यहां पे भाई जिनके भी हाथ में पावर है उन्हीं को पावर दी जाती है कि आप कहीं ना कहीं नई नई पॉलिसीज को प्रॉपर्ली शेप दे पाए। सिटीजंस पार्टिसिपेशन इज अ मस्ट। और यहां पे बोला जाता है कि कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है उसमें सिटीजंस का पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मोरल रीजंस मेक पावर शेयरिंग एसेंशियल एंड वैल्यूएबल। तो मोरल रीजन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि पावर शेयरिंग जो है किसी भी बॉडी के लिए जैसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसी तरीके से यहां पे मोरल रीजन में यह आता है कि शेयरिंग असेंशियल एंड वैल्यूएबल थिंग्स। तो पावर शेयरिंग ये बताता है कि सभी लोगों के बीच में पावर को यहां पे एसेंशियली मतलब जरूरी है शेयर करना और वैल्यूएबल्स मतलब वैल्यूज के साथ में भी इसको शेयर किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पे। पावर इज शेयर्ड अमंग। पावर किस किस के बीच में शेयर किया जा सकता है। सबसे पहले सोशल मूवमेंट्स की हम लोग बात करते हैं। फोर्स द गवर्नमेंट टू चेंज लॉस। और कहीं ना कहीं यहां पे गवर्नमेंट को फोर्स करती है कि लॉज में कुछ चेंजेस की जरूरत है वो जल्दी से जल्दी यहां पे हो जाए। दूसरा इसमें डोरी का जो प्रॉब्लम आता है, डोरी मतलब दहेज और दहेज प्रताड़ना से रिलेटेड बात हो रही है। यहाँ पे अर्ली मैरिज के जो भी प्रॉब्लम रिलेटेड होते हैं उसको गवर्नमेंट को कहा जाता है कि इस पे जल्द से जल्द लॉ यहाँ पे बनाया जाए। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट की हम लोग बात करें तो 3 हमारे पास ऑर्गन्स होते हैं, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। प्रेशर ग्रुप्स की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, दे इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट एंड फोर्स देम टू चेंज पॉलिसी। यहाँ प्रेशर ग्रुप्स क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है गवर्नमेंट पे कि कुछ जो डिसीजन थे वो सही नहीं थे उसको जल्द से जल्द यहाँ पे चेंज किया
किया जाए। दे आर फेमस वर्कर्स एंड इंडस्ट्रीज, इसमें यहाँ पे फेमस वर्कर्स भी आ सकते हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट भी आ सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं तो लीड द कंपटीशन, कंपटीशन क्रिएट करती है पॉलिटिकल पार्टी, इसी के कारण बेस्ट लीडर्स यहाँ पे निकल पाते हैं। अगर मान लेते हैं ऐसा नहीं हो पाता है, मेजॉरिटी नहीं आ पाती है, तो फिर यहाँ जो गवर्नमेंट बनती है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कोएलिशन गवर्नमेंट, मिलीजुली सरकार। कोएलिशन गवर्नमेंट आर फॉर्म्ड इफ एनी पार्टी मोरल फेल्स टू गेट द मेजॉरिटी, अगर मान लेते हैं क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो यहाँ पे क्या बनाई जाती है, कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई जाती है। पार्टीज हैव टू परफॉर्म टू रिमेन इन पावर, और पार्टीज कहीं ना कहीं आज पावर में है, क्यों, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कंपटीशन में सक्सेसफुल हो जाती है या विनिंग पोजीशन पे पहुंच जाती है। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स की हम लोग बात करें तो वो रिलीजियस ग्रुप भी हो सकता है या वो लिंग्विस्टिक ग्रुप भी हो सकता है। अगर हम लोग बात करते हैं अमंग द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, तो हमारे यहाँ पे अलग अलग लेवल पे अलग अलग जो गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ 3 टियर गवर्नमेंट हो चुकी है। पहली जो है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, फिर हम लोग आते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे जिसको हम लोग म्युनिसिपैलिटीज या पंचायत या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी यहाँ पे कहते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो पावर्स को अलग अलग तरीके से यहाँ पे शेयर किया जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तो नेक्स्ट चैप्टर में आ जाता है हमारे पास फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर, पावर का सही से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे फेडरलिज्म। चलिए, हैज 2 सेट्स और लेवल ऑफ गवर्नमेंट, हमारे पास 2 सेट्स है। 1992 के बाद में 3rd सेट आता है यहाँ पे 73rd और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद। तो ये बोलता है हैज 2 सेट्स और लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एट द रीजनल लेवल एंड एट द नेशनल लेवल। तो रीजनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे हमारे पास दोनों गवर्नमेंट, नेशनल लेवल पे हो गई यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट, और स्टेट लेवल पे हो गई हमारी रीजनल गवर्नमेंट। ठीक है भाई, 2 सेट्स ऑफ आइडेंटिटीज, पीपल बिलोंग टू द रीजन एज वेल एज द कंट्री। अब यहाँ पे पीपल उस जगह को भी बिलोंग करते हैं और अब कंट्री को भी यहाँ पे बिलोंग करते हैं। ईच रीजन हैज नो सेपरेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, डिस्टिंक्ट पावर्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज। तो यहाँ पे बोला जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट उसके नीचे रहेगी और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट उसके नीचे रहेगी। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से पावर्स और अलग अलग तरीके से या रिस्पांसिबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देयर आर डिफरेंट टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, अब यहाँ पे अलग अलग तरीके के टर्म्स होते हैं, बट यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे जनरली जो टर्म्स है वो 5 साल के माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं भाई? 5 साल के माने जाते हैं। ईच हैज इट्स ओन जुरिडिक्शन, उनका एक काम करने का दायरा रहेगा, एक एरिया रहेगा। जुरिडिक्शन इन द मैटर ऑफ लेजिस्लेशन की अगर हम लोग बात करें, रूल बनाने के लिए उनका एक जुरिडिक्शन एरिया होगा, टैक्सेशन पॉलिसीज के लिए एक सिस्टम होगा उनके पास, और एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल एंड द रीजनल। तो हर जगह पे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, टैक्सेशन की बात करें या लेजिस्लेशन की बात करें तो वो पर्टिकुलर जुरिडिक्शन एरिया में ही कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकती, इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के कामों में दखल अंदाजी नहीं कर सकती। नो फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज एट एनी लेवल आर्बिट्रेरली, किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज को चेंज नहीं किया जा सकता किसी भी गवर्नमेंट के डायरेक्टली द्वारा। चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ द बोथ लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो एक गवर्नमेंट कभी भी चेंज नहीं कर सकती, अगर दोनों गवर्नमेंट चाहे, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर चाहे तो इसमें हो सकता है चेंजेस हो पाए। तो इसी के लिए इनको दी गई है 3 लिस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट दे दिएगा सर? यहाँ पे 66 सब्जेक्ट। सेंट्रल लिस्ट में या यूनियन लिस्ट में कितने दे दिएगा? 97 सब्जेक्ट दे दिएगा। और सबसे आखिरी में जो कंकरेंट लिस्ट आती है उसमें यहाँ पे 47 सब्जेक्ट दे दिए गए। आगे बात करते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, हमें जुडिशियरी दी गई है, इसको हम लोग स्टैट्यूटरी बॉडी भी कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसके काम में कोई भी दखल अंदाजी यहाँ पे नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट जुडिशियरी प्रिवेंट करती है स्टेट लिस्ट कॉन्फ्लिक्ट होल्डिंग टुगेदर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर पावर। अगर मान लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में किसी भी तरीके की क्लैशिंग हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन करता है और कहीं ना कहीं यहाँ पे अपनी पावर का वो इस्तेमाल करके दोनों के प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉल्व करता है। आगे बात करते हैं सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच, सम यूनिट्स हैव स्पेशल पावर्स, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट हैव अनइक्वल पावर्स, किसी यूनिट्स के पास ज्यादा पावर होती है, किसी यूनिट्स के पास पावर कम होती है। अनइक्वल पावर्स, लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर स्टेबिलिटी, बट यहाँ पे हम लोग स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं? लेवल ऑफ गवर्नमेंट को हमेशा बराबर लेके चलने की कोशिश करते हैं। 2 टाइप के हमारे पास फेडरेशन होते हैं, जिसमें हम लोग पहले बात करते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा बोलते हैं हम लोग यहाँ पे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, कमिंग टुगेदर का मतलब होता है सब आ जाओ मिलके हम लोग काम करते हैं। होल्डिंग टुगेदर का मतलब होता है कि हम आपको पकड़ के लेके चलते हैं, भाई चलिए हमारे साथ चलिए, आप कहीं
भटक ना जाए। तो कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर को बहुत ही आसान से शब्दों में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इंडिपेंडेंट स्टेट्स वॉलंटरली फॉर्म अ बिगर यूनियन, तो इंडिपेंडेंट स्टेट मिलके एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन कर लेती है, तो उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कमिंग टुगेदर। क्या बोलेंगे दोस्तों यहाँ पे? कमिंग टुगेदर। दे एनहांस देयर सिक्योरिटी बाय पूलिंग देयर सोवेरेनिटी एंड आइडेंटिटी, बट उनकी खुद की सोवेरेनिटी रहती है, मतलब बाहर का कोई भी उनके कामों में इंटरफियर नहीं कर सकता, और उनकी खुद की एक आइडेंटिटी होती है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं द स्टेट्स एंड द सेंट्रल हैव इक्वल पावर, तो स्टेट और जो सेंट्रल होते हैं उन सब के पास पावर जो होती है वो इक्वल होती है। इसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे कमिंग टुगेदर। स्टेट और सेंट्रल दोनों के पास पावर अगर इक्वल होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कमिंग टुगेदर। फॉर एग्जांपल यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, या तो हम लोग बात करें स्विट्जरलैंड में। तो एग्जाम में याद करिएगा कमिंग टुगेदर का मतलब ही यूएसए होता है। यूएसए का मतलब यूएसए तो है ही है, मतलब यूएस है, दूसरा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, और इसका मतलब यहाँ पे स्विट्जरलैंड, याद रहेगा। तो कमिंग टुगेदर में यूएसए मतलब यूएस, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, दोनों के पास खुद की एंटायरली पावर्स होती है, खुद की आइडेंटिटी होती है, और यहाँ पे खुद की सोवेरेनिटी यहाँ पे होती है। बट हम लोग बात करते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की। अगर कोई दिक्कत आती है तो हम आपका साथ देंगे। ये होल्डिंग टुगेदर हो गया, ये कहां चल रहा होगा दोस्तों? तो इंडिया में चल रहा होगा। एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी प्रिवेंट द स्टेटलेस कॉन्फ्लिक्ट होल्डिंग टुगेदर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट इन एक्सरसाइजेस ऑफ देयर पावर। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जुडिशियरी जो है इंटरफियर करेगी दोनों के बीच में पावर के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑलवेज मोर पावरफुल देन द रीजनल स्टेट्स। याद रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट होल्डिंग टुगेदर में हमेशा पावरफुल होती है, और कमिंग टुगेदर में दोनों ही क्या होती है? इक्वल होती है। मगर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल होती है, स्टेट गवर्नमेंट कम पावरफुल होती है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कौन इंटरफियर करेगा यहाँ पे? तो जुडिशियरी इंटरफियर करेगी। ओके, सम यूनिट्स हैव स्पेशल पावर, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स हैव अनइक्वल पावर। किसी के पास ज्यादा पावर होगी, किसी के पास पावर कम होगी। फॉर एग्जांपल इंडिया, फॉर एग्जांपल स्पेन, और यहाँ पे हम लोग बात करें बेल्जियम के, तो इंडिया, स्पेन और बेल्जियम इज एग्जांपल ऑफ होल्डिंग टुगेदर। एंड यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया आर द एग्जांपल्स ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। एग्जाम में ये बात याद रखिएगा। हम लोग बात करते हैं अब लेजिस्लेटिव पावर्स की। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 3 टाइप के लिस्ट की। सबसे पहले हम लोग आते हैं यूनियन लिस्ट पे। क्या होता है ये? एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। सब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट, वो सारी चीजें जो हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, जैसे डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, एटॉमिक एनर्जी, बैंकिंग, पोस्ट, टेलीग्राफ आर इंक्लूडेड इन दिस। वो सब चीजें जो हमारे देश के चलाने के लिए, इकोनॉमी के लिए या हमारी सेल्फ डिपेंडेंसी के लिए जरूरी है, वो सारी चीजें जो है वो किस में डाल दी जाती है सर? तो यूनियन लिस्ट में डाल दी जाती है। इसको हम लोग सेंट्रल लिस्ट भी कह सकते हैं, और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के समय पे यहाँ पे 97 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओनली द यूनियन गवर्नमेंट कैन पास लॉ ऑन दीज सब्जेक्ट्स। तो सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट जो है इस पे यहाँ पे क्या बना सकती है? लॉज बना सकती है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट इसमें कोई इंटरफियर नहीं कर सकती। दूसरी लिस्ट पे हम लोग आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट लिस्ट। सब्जेक्ट लाइक पुलिस, लोकल गवर्नमेंट, ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द स्टेट एंड एग्रीकल्चर आर इंक्लूडेड इन इट। तो सब्जेक्ट जैसे कि पुलिस, लोकल गवर्नमेंट, ट्रेड, कॉमर्स और एग्रीकल्चर जो है वो सारा का सारा स्टेट लिस्ट में लिया जाता है। और इसमें हम लोग बात करें आगे तो ओनली द स्टेट गवर्नमेंट कैन पास लॉज ऑन दिस लिस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन के समय इसमें डाले गए थे 66 सब्जेक्ट्स। आई रिपीट, कितने सब्जेक्ट थे? 66 सब्जेक्ट। आगे हम लोग बढ़ते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। जब ये दोनों मिलके किसी सब्जेक्ट्स पे काम करना चाहते हैं तो उस लिस्ट को कहते हैं हम लोग यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के समय यहाँ पे 47 सब्जेक्ट्स डाले गए थे। बोथ द सेंटर एंड द स्टेट्स कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट सच एज एजुकेशन, जैसे हमारे यहाँ सीबीएसई बोर्ड भी है, एमपी बोर्ड भी है, या बिहार बोर्ड भी है, यूपी बोर्ड भी है। फॉरेस्ट की हम लोग बात करें, रिजर्व, प्रोटेक्टेड और यहाँ पे जो हमारे अनक्लास फॉरेस्ट होते हैं, इस पे भी सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर लॉ बनाते हैं। मैरिज की बात करें, एडॉप्शन की बात करें या सक्सेशन की बात करें, तो ये सारी चीजें जो है किसमें आती है दोस्तों? तो ये आती है कॉन्करेंट लिस्ट में। अब अगर कोई चीज ऐसी बच जाती है तो उसको लिया जाता है रेसिडुअरी लिस्ट में। जैसे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस में आएगी सर? अब ये रेसिडुअरी लिस्ट में आएगी। किसमें आएगी? रेसिडुअरी लिस्ट में आती है। आगे हम लोग बात करते हैं, हमारे यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन हो चुका है इंडिया में पावर्स का, मतलब पावर्स को बांट दिया गया है। किसमें बांट दिया गया सर? तो हमारे यहाँ तीन अलग अलग हिस्सों में पावर्स को बांट दिया गया। यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में, स्टेट गवर्नमेंट के
हाथ में और तीसरा जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के हाथ में। चलिए समझते हैं यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, रीजंस क्या थे डिसेंट्रलाइजेशन के? क्योंकि हमें लगा कि हमारा जो देश है वो गांवों से बन के मिला है। मतलब कहीं ना कहीं गांधी जी का भी ये कहना था कि अगर हमारे देश की तरक्की करना है तो गांव की तरक्की शुरू कर दो, अपने आप देश की तरक्की हो जाएगी। कहीं ना कहीं 70 to 75% पीपल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द रूरल इकोनॉमी। एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी अगर सही से देखा जाए तो अगर गांव डेवलप होगा तो अपने आप शहर डेवलप होने में समय नहीं लगेगा। ठीक है, क्या कारण था हमारे डिसेंट्रलाइजेशन का, पहले ये समझते हैं। इन अ बिग कंट्री लाइक इंडिया इट इज एसेंशियल टू हैव इलेक्टेड गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल आल्सो। हम लोगों को लगा कि जो लोकल लेवल है उस पर भी इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, मतलब म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत लेवल पे भी क्या होनी चाहिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। लोकल पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ द लोकल प्रॉब्लम। जाहिर सी बात है हमारे यहाँ लगभग 6 लाख विलेजेस है, तो 6 लाख विलेजेस के सामने जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वहां के लीडर्स अगर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर तक के, चीफ मिनिस्टर तक के पहुंचाएंगे तो ये प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। मगर दिल्ली में बैठा हुआ प्राइम मिनिस्टर और अगर स्टेट में बैठा हुआ, स्टेट कैपिटल में बैठा हुआ चीफ मिनिस्टर सोचेगा कि मैं लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जरूरत थी, इसीलिए कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन करा गया पावर्स का। कहां पे? इंडिया में। Local people have better ideas of where to spend money and how to manage things more effectively. लोकल पीपल को बहुत अच्छे से पता है कि वहां पे पैसा कहां लगाना चाहिए और रिसोर्सेज का कहां सही से इस्तेमाल हो सकता है। कॉमन सिटीजंस कैन बी इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब यहां पे क्या हुआ, जैसी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनी तो कॉमन पीपल का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा और प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ज्यादा मिलने लगा, प्रॉब्लम छोटी लगने लग गई। कंसर्निंग देयर नीड्स एंड हाउ टू प्लान डेवलपमेंट, और जो जरूरत थी और क्या प्लान करना चाहिए डेवलपमेंट के लिए वो सारे लोकल पीपल्स की मदद से आसान हो गया। पीपल कैन अप्रोच अ लोकल गवर्नमेंट फॉर सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स इजीली एंड क्विकली। तो पीपल को अप्रोच किया गया, गवर्नमेंट ने अप्रोच किया कि भैया बताइए ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होता है। तो बहुत अलग अलग यहाँ पे सॉल्यूशंस मिले। जैसे कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे चिपको मूवमेंट की, तो उत्तराखंड टेहरी गढ़वाल में ये जो चिपको मूवमेंट आया जिसके कारण कहीं ना कहीं लैंड डिग्रेडेशन भी बचा, कहीं ना कहीं फॉरेस्ट भी बचे। ऐसे ही साउथ इंडिया में अपीको मूवमेंट आया, पांडुरंगा हेगड़े ने जो किया। तो ये सारे क्या है, लोकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ही तो है कहीं ना कहीं। ओके, पीपल कैन अप्रोच अ लोकल गवर्नमेंट फॉर सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स इजीली एंड क्विकली। द कॉस्ट इज ऑल्सो रिड्यूस टू द मिनिमम, और इसके कारण जो खर्चा है वही के रिसोर्सेज से ऊपर हो जाता है, इसीलिए कॉस्ट जो है वो बहुत ही कम हो जाती है। लोकल गवर्नमेंट एज ग्रास रूट लेवल एंश्योर्स स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ द डेमोक्रेसी। लोकल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ग्रास रूट लेवल पे हम लोगों को क्या करती है, स्टेबिलिटी देती है और स्ट्रेंथ और हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो आज जो स्ट्रांग बनी हुई है वो कहीं ना कहीं हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की ही देन है। चलिए हम लोग बात करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, रूरल और अर्बन एरियाज में। ठीक है ना भाई, रूरल का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र या तो विलेजेस की हम लोग बात करते हैं, अर्बन की हम लोग बात करें तो यहाँ पे होती है म्युनिसिपैलिटीज। तो रूरल एरियाज में क्या हो जाएगी सर, पंचायत हो जाएगी। चलिए तो इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जिला परिषद कवर्स द एंटायर डिस्ट्रिक्ट, जिला परिषद जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे कवर करती है। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ग्राम समिति, तो इंटरमीडिएट होती है या मिडिल लेवल, ठीक है, बीच में ये आती है ग्राम समिति। जिला परिषद और ग्राम पंचायत के बीच में जो लिंक का काम करती है उसको हम लोग बोलते हैं ग्राम समिति। सबसे आखिरी में आ जाता है यहाँ पे ग्राम पंचायत, जो कि विलेजेस या ग्रुप ऑफ विलेजेस से मिलकर बनता है। ठीक है, तो सबसे नीचे देखा जाए तो ग्राम पंचायत, उसके बाद ग्राम समिति और उसके बाद देखा जाए तो जिला परिषद। जिला परिषद मतलब पूरे जिले को कवर करने वाला, बीच में आ जाएगी ग्राम समिति और सबसे आखिरी में आ जाएगी दोस्तों यहाँ पे ग्राम पंचायत। अगर अर्बन एरियाज में हम लोग बात करें यहाँ पे तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो जाता है, लार्ज अर्बन एरिया जो है वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो जाता है, और जो छोटी जगह होती है उसको हम लोग बोलते हैं म्युनिसिपल काउंसिल। ठीक है, तो अर्बन एरिया में इस तरीके से डिवीजन होता है और रूरल एरियाज में इस तरीके से डिवीजन होता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द लोकल बॉडीज। अब एग्जाम में क्वेश्चन इसका पक्का आएगा दोस्तों, इसीलिए ये ज्यादा से ज्यादा फोकस्ड है। ठीक है भाई, चलिए ध्यान से समझते हैं। मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, जरूरी है कि हर 5 साल में यहां पे इलेक्शन होगा ही होगा। पहली बात, रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड द अदर बैकवर्ड क्लासेस, मतलब यहां रिजर्वेशन की भी बात करी गई है, वेदर इट इज शेड्यूल कार्ड, वेदर इट इज शेड्यूल ट्राइब्स और वेदर इट इज अदर बैकवर्ड क्लासेस। 1/3 पोजीशन जो है वो रिजर्व्ड है किसके लिए भैया, वुमेन्स के लिए। स्टेट फाइनेंस कमीशन एग्जामिन्स द फाइनेंशियल पोजीशन, जो स्टेट फाइनेंशियल कमीशन होता है वो एग्जामिन करता है कि किस तरीके की फाइनेंशियल पोजीशन है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, आगे बात करेंगे। स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज
बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड द म्युनिसिपल इलेक्शन। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो इलेक्शन कमीशन है वो सेंट्रल लेवल पे, जिसको हम लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर के थ्रू यहाँ पे पूरा होल्ड करवाते हैं। ऐसे ही स्टेट पे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है, जो कि यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वेदर इट इज रूरल एरिया मतलब पंचायत इलेक्शन हो या अर्बन एरिया जहां पे म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन होने, ये दोनों करवाने का काम जो होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन का होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नहीं होता। ये एग्जाम में हम लोग को बात याद रखनी है। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की भाई। तो कहीं ना कहीं जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कम्युनलिज्म की। कम्युनलिज्म का मतलब हो गया एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को लेकर चलने वाले लोगों को हम लोग एक पर्टिकुलर कम्युनिटी लेते हैं, और ऐसे कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, कम्युनलिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे, कम्युनलिज्म कहते हैं। कम्युनलिज्म इज अ सिचुएशन वेयर, देखो कम्युनलिज्म एक कंडीशन है, क्रिएट की गई है, अपने आप नहीं आई है। कम्युनलिज्म इज अ सिचुएशन वेयर वन कम्युनिटी ट्राइज टू प्रमोट इट्स ओन इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ अदर। कहीं ना कहीं मेजॉरिटी जो है माइनॉरिटी पे रूल करती है, इसी को हम लोग यहाँ पे कम्युनलिज्म से कनेक्ट कर लेते हैं। द फॉलोअर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी। अब यहाँ पे एक रिलीजन के लोग जो मेजॉरिटी में हो गए वो कम्युनलिज्म हो गया यहाँ पे सीधा सीधा। कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन आइडिया दैट रिलीजन इज द बेसिस ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी। अब यहाँ पे रिलीजन के बेसिस पे जो भी कम्युनिटी बनी है वो कहीं ना कहीं इलेक्शन में कोशिश करेगी कि वो उस पर्टिकुलर रिलीजन के बेस पे इलेक्शन यहाँ पे कंडक्ट किया जा सके। अल्टीमेट रिजल्ट इज डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। इसके कारण क्या होता है, देश, जनता या लोग बंटते चले जाते हैं किसके बेसिस पे सर, रिलीजन के बेसिस पे। आगे हम लोग बात करते हैं द डिमांड ऑफ वन रिलीजन फॉर्म्ड इन अपोजिशन टू अदर्स व्हेन वन ग्रुप ट्राइज टू डोमिनेट अदर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, मेजॉरिटी हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश करेगी माइनॉरिटी पे। अब माइनॉरिटी क्या करेगा, इसके बदले में रिवॉल्ट करने की कोशिश करेगा। द प्रॉब्लम बिकम्स एक्यूट व्हेन वन रिलीजन इज प्रेजेंटेड एज द सुपीरियर टू द अदर्स। अब ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है जब एक जो रिलीजन है वो अपने आप को सुपीरियर मानने लगता है और दूसरा रिलीजन जो है उनको इंफीरियर माना जाता है। चलिए स्टेटस ऑफ द वुमेन इन इंडिया की हम लोग बात करते हैं। आज हमारे यहाँ महिलाओं की स्थिति क्या है। वुमेन एम्पावरमेंट आने के बाद, महिला सशक्तिकरण आने के बाद महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। तो किसी ने बहुत फेमस बात कही थी, नो बर्ड कैन फ्लाई विद अ सिंगल विंग। बिल्कुल सही बात है, ये विवेकानंद जी ने कहा था कि कोई भी चिड़िया एक पंख से नहीं उड़ सकती। इसी तरीके से हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे देश के लिए मेल और फीमेल दोनों ही बराबर है। तो हमारे वुमेन का स्टेटस धीरे धीरे करके बेहतर से बेहतर होता चला जा रहा है। चलिए समझते हैं, इंडिया हैज अ पैट्रियार्कल सोसाइटी। बस हमें पता है कि भारत में अभी भी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मतलब कि यहाँ पे पिताजी के उस पे ही पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो चलता है। अ सोसाइटी दैट गिव्स मोर पावर टू मेन, वैल्यूज देम मोर एंड कंसीडर देम सुपीरियर टू द वुमेन। तो हर जगह पे देखा गया कि जो मेन है उसको सुपीरियर माना जाता है और वुमेन को जो है वो इंफीरियर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे पैट्रियार्कल सोसाइटी है। बट आज ऐसा नहीं है, ठीक है। द लिटरेसी rate among women is 54% as compared to the 76% in the case of men। ठीक है, तो men का जो लिटरेसी रेट है वो 76% है और जो वुमेन है उसका लिटरेसी रेट कितना है, 54% है। सर ये लिटरेसी रेट होता क्या, सबसे पहला क्वेश्चन तो यह है। तो 0 to 7 ईयर्स का जो भी बच्चा है जिसको किसी एक लैंग्वेज में लिखना पढ़ना या बोलना आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लिटरेट। तो हमारे 54% जो है वुमेन लिटरेट और 76% जो है वो मेन लिटरेट है। एवरी ईयर गर्ल्स डू बेटर देन बॉयज। मगर आज की सच्चाई यह है कि गर्ल्स ज्यादा बेहतर रिजल्ट दे रही है किससे, बॉयज से। बट मोर गर्ल्स ड्रॉप आउट पेरेंट्स वांट टू स्पेंड देयर रिसोर्सेज ऑन देयर सन्स एजुकेशन। मगर ज्यादा से ज्यादा वो जो पैसा है वो कहां लगा रहे हैं, सन के एजुकेशन में लगा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है महिलाओं को तो घर संभालना है, रोटी बनाना है, मगर ये जो लड़का है उसको पूरे घर को यहाँ पे संभालना है। ठीक है भाई। दो देयर इज एन इक्वल वेजेस एक्ट। यहाँ पे इक्वल वेजेस एक्ट लाया गया जिसमें मेल और फीमेल दोनों को कैसे मिलने चाहिए, इक्वल वेज मिलने चाहिए, इक्वल वर्क के और इक्वल टाइम के, which states that women should be paid equal wages for equal work, women are still paid less for the same work। बहुत सारी जगह देखा गया है कि आज भी महिलाओं को कम पैसा दिया जा रहा है, सेम काम का, सेम समय का और सारी की सारी चीजें सेम है, मगर उसके बाद भी उनको पैसा जो है वो कम से कम दिया जा रहा है। A women work an hour more than men। अब देखिए यहाँ पे वुमेन जो है 1 घंटा ज्यादा काम कर रही है मेन से, मगर पैसा जो है वो उसको उतना नहीं मिल पा रहा। On an average yet her work is neither valued or recognized। मगर उसके कामों को कभी भी वैल्यूज नहीं दी जा रही है, उसके रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा। अगर यही काम वो बाहर करती तो उसको अच्छा खासा पैसा मिल सकता था, मगर वो घर में कर रही है इसीलिए उसकी रेस्पेक्ट भी नहीं है और उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जा रहा है। द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स इन लोकसभा हैज नेवर इवन रीच्ड 10%। आज ये स्थिति है कि आज भी लोकसभा इलेक्शन में 10% से ज्यादा या लगभग 10% ही क्या मिल पाया है, यहाँ पे आज इनको टोटल मेंबर्स को वोट मिल पाया है।
तो यहाँ हम लोग ने ये सारे स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया की पूरी बात कर ली। और अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इक्वल वेजेस एक्ट जो है कब लाया गया था, तो याद रखना है भैया 1976 8 मार्च को ये लाया गया था। कहीं ना कहीं वुमेन्स को जो काम लगभग 1 घंटे ज्यादा कर रही है किसी भी मेल से, बट यहाँ पे पैट्रियार्कल सोसाइटी है तो उनको इक्वल स्टेटस नहीं दिया जाता था। ये सारी दुख की बात है, मगर आज हमारे ऐसा नहीं हो रहा है, हर जगह पे वुमेन्स को इक्वली ट्रीट भी किया जा रहा है, ठीक है। और लोकसभा में देखा जाए तो 10% से कम ही सीट्स है आज भी कहीं ना कहीं फीमेल्स के नाम पे, तो अब यहाँ पे भी रिजर्वेशन की जरूरत है। बिल सब कुछ पास हो चुका है और अब बहुत जल्दी जो है वो यहाँ पे 33% जो सीट्स रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है वो लगाया जाएगा। चलिए, कास्ट इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात करें तो कास्ट जो है पॉलिटिक्स में कैसे इंटरफियर करती है ये हम लोगों को समझना है। जैसे हम लोगों ने समझा कि कम्युनलिज्म जो है रिलीजन के बेसिस पे कहीं ना कहीं रिलीजन को बेस बना के ही वोट्स लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पे सारे लोगों को राइट टू वोट की पावर्स पता है, जरूरी नहीं है रिलीजन या कम्युनिटी के हिसाब से यहाँ पे वोटिंग हो। चलिए समझते हैं। नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज ओनली वन कास्ट डोमिनेटिंग इट। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ही टाइप का रिलीजन होगा या एक ही टाइप की कास्ट होगी, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। ऑल वोटर्स बिलोंगिंग टू वन कास्ट डू नॉट वोट फॉर द सेम पार्टी। अब ये भी बात याद रखिएगा, अगर वो सेम कास्ट के भी है तो सारे लोग एक पार्टी को वोट देंगे, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो है वो मल्टी पार्टी सिस्टम है। नेशनल लेवल पे हमारे पास इतनी सारी पार्टीज है तो ऑप्शन बहुत सारे हैं, तो सेम कास्ट के लोग भी होंगे मगर वो एक पार्टी को वोट डालें ऐसा जरूरी नहीं है। समटाइम्स मोर देन वन कैंडिडेट ऑफ द सेम कास्ट स्टैंड्स फॉर द इलेक्शन एंड समटाइम्स द वोटर्स में फाइंड नो कैंडिडेट ऑफ देयर ओन कास्ट। कभी कभी क्या होता है, एक कास्ट का पर्सन वहां स्टैंड भी करता है, वो लीडर भी बनना चाहता है, मगर हो सकता है उसको वोट यहाँ पे नहीं मिलते, तो कास्ट के बेसिस पे यहाँ पे इलेक्शन तो बिल्कुल नहीं होता है। इस बात को दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए आप। द रूलिंग पार्टी एमपीज और एमएलएस, लोकसभा का इलेक्शन होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगा, लूज इलेक्शन फ्रीक्वेंटली। अब भाई सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे चेयर किसी की भी नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, यही तो प्योर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ पे। दिस कुड नॉट हैपन इन ऑल वोटर्स वोटेड अकॉर्डिंग टू कास्ट। अगर ऐसा होता कि कास्ट के हिसाब से इलेक्शन होता तो वो हमेशा जीतते, मगर ऐसा नहीं होता है। पॉलिटिक्स इन कास्ट की हम लोग बात करें तो ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू इंक्रीज इन नंबर बाय इंक्लूडिंग सब कास्ट और नेबरिंग कास्ट, ठीक है। जब हम लोग पॉलिटिक्स को कास्ट में इंटरफेयर करवाते हैं, एंट्री करवाते हैं, तो क्या होता है, तो बहुत सारे कास्ट के लोग क्या करते हैं, उनकी जो सब कास्ट है उनको भी एक ही कास्ट में कंसीडर करने की कोशिश करते हैं। न्यू कास्ट ग्रुप्स कम अप लाइक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से हम लोग बैकवर्ड कास्ट की और फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप की भी अलग अलग तरीके से बात करते हैं। तो जब पॉलिटिक्स कास्ट में आती है तो कास्ट में भी अलग अलग तरीके के चेंजेस हमें को देखने को मिलते हैं। कास्ट पॉलिटिक्स हैव हेल्प्ड दलित्स एंड ओबीसी कास्ट टू गेन बेटर एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग। इसके कारण फायदा कहीं ना कहीं ये हुआ है कि दलित्स और जो ओबीसी थे उनका भी इंटरफियरेंस अच्छा खासा बढ़ा, अच्छी खासी पोस्ट पे वो जब यहाँ पे सेटल्ड हो गए तो यहाँ सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आ गया। वेरियस कास्ट ग्रुप्स गेट इनटू अ कोएलिशन विद अदर कास्ट। सबसे अच्छी बात यह है कि इलेक्शन के लिए छोटी छोटी कास्ट मिलकर भी एक बहुत बड़ी कास्ट बन रही है, जिसमें कहीं ना कहीं यूनिटी भी तो शो होती है दोस्तों देश की। पॉलिटिकल पार्टीज मेक डिमांड एजिटेट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। पॉलिटिकल पार्टीज भी बोलती है कि किसी भी कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये सीधा साधा फंडा है हमारे देश का, इसीलिए हमारी कंट्री जो है बिगेस्ट सेक्युलर कंट्री भी है। दे डिमांड मोर डिग्निटी, मोर रिसोर्सेस, मोर अपॉर्चुनिटी। और वो चाहते हैं कि उनके पास अच्छी डिग्निटी रहे, मतलब उनकी रेस्पेक्ट हो, यहाँ पे उनको अच्छा खासा समाज में सम्मान मिले, यही सारे लोग यहाँ पे चाहते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आज पॉलिटिकल पार्टीज की, तो क्या होती है पॉलिटिकल पार्टी भैया, तो ग्रुप ऑफ पीपल विद अ कॉमन आइडियोलॉजी इज नोन एज अ पॉलिटिकल पार्टी। रिकॉग्नाइज पार्टी बन जाएगी अगर उसको सिंबल मिल जाएगा, तो यहाँ पे चलिए समझते हैं। अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो साथ में मिलके काम करना चाहते हैं और वो कहीं ना कहीं इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी। तो हम लोगों ने दो पार्टी मिलनी सुनी है, एक तो स्टेट लेवल की पार्टी और दूसरा नेशनल लेवल की पार्टी। चलिए समझते हैं। इट मोबिलाइजेस वोटर्स टू सपोर्ट कॉमन सेट्स ऑफ इंटरेस्ट, कंसर्न्स एंड गोल। अब ये यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या करवाती है, तो ये मोबिलाइज करवाती है वोटर्स को, जिसमें कुछ सेट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट होता है, कंसर्न्स होते हैं और कुछ गोल्स होते हैं। Political party fixes the
द पॉलिटिकल एजेंडा। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, फिक्स करती है पॉलिटिकल एजेंडा एंड पॉलिसीज एंड ट्राइज टू परसुएड पीपल बाय क्लेमिंग देयर पॉलिसीज आर बेटर देन दोस ऑफ द अदर पार्टीज। तो कहीं ना कहीं यहाँ कंपैरिजन की बात हो रही है कि ये पॉलिटिकल पार्टी आई थी तो ये प्लान, ये पॉलिसीज बनाई थी और हमारा देश कहां पहुंचा दिया था, और आज जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो क्या कर रही है। तो यहां कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में क्या होता है, कंपैरिजन करना स्टार्ट किया जाता है। अ पॉलिटिकल पार्टी इज द मींस थ्रू व्हिच पीपल कैन स्पीक टू द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू कहीं ना कहीं सरकार से सीधे भी बात की जा सकती है एंड हैव अ से इन द गवर्नेंस ऑफ एनी कंट्री। तो सरकार कैसे काम करती है, कैसे चलती है, ये सब बातें किसके थ्रू बताई जाएगी, तो ये बताई जाएगी सर पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू। अगर पॉलिटिकल पार्टी है तो हम लोगों को बोलने का अधिकार भी मिलेगा। अ पॉलिटिकल पार्टी हैज 3 कंपोनेंट। पॉलिटिकल पार्टीज में मेन 3 पिलर्स होते हैं, कौन कौन से, एक तो लीडर्स, दूसरा एक्टिव मेंबर्स और तीसरे जो है वो होते हैं यहाँ पे फॉलोवर्स। चलिए हम लोग बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी की, किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी जो है हमारे यहाँ काम करती है। पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन बाय पुटिंग अप कैंडिडेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्शन में अपने कैंडिडेट को यहाँ पे भेजा जाता है, फेस बनाया जाता है पार्टी का। In some countries, candidates are selected by members and supporters of the party। अब कुछ कंट्रीज में देखा जाए तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज में कैंडिडेट जो है वो सेलेक्ट किए जाते हैं मेंबर्स और सपोर्टर्स के थ्रू, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री आती है जिसका नाम है यूएसए। इन अदर कंट्रीज कैंडिडेट्स आर चूजन बाय टॉप पार्टी लीडर्स, जैसे इंडिया, तो हमारे यहाँ टॉप पार्टी लीडर्स चुनेंगे कि कौन लीडर यहाँ पे बनेगा, बट यहाँ पे क्या होता है मेंबर्स या सपोर्टर्स चुनते हैं, और हमारे यहाँ टॉप पॉलिटिकल लीडर्स चुनेंगे कि हमारे यहाँ का कौन बंदा जो है इस बार इलेक्शन में फाइट करने वाला है। तो हमारे यहाँ के टॉप पार्टी लीडर यहाँ पे जो भी बंदा होता है, कैंडिडेट होता है, उसको चूज करने का काम करते हैं। तो एग्जाम में बात याद रखिएगा। पार्टीज हैव डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, वोटर चूज फ्रॉम देम। तो सरकार के पास मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी उसके बाद अलग अलग तरीके से पॉलिसीज और प्रोग्राम्स होंगे, उन्हें जो भी किया है वो अभी तक के कैंपेनिंग में सारा का सारा बताने का काम करेंगे। द पार्टीज दैट लूज इलेक्शन प्लेज द रोल ऑफ अपोजिशन। अगर मान लेते किसी कारण से एक पार्टी हार जाती है तो वो बन जाती है अपोजिशन, और जो जीत जाती है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो रूलिंग पार्टी बोलते हैं। एंड वॉइस डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइज गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर्स एंड रॉन्ग पॉलिसीज। जो भी उनने गलत किया उनके अगेंस्ट में वॉइस रेज करने का काम हमेशा अपोजिशन का होता है। किसका होता है दोस्तों, अपोजिशन का होता है। दे शेप पब्लिक ओपिनियन, कहीं ना कहीं ये जो पार्टीज है पब्लिक ओपिनियन पे ध्यान देती है कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग कैसा ट्रीट करना चाहते हैं, लोग हमारे से क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। पार्टीज विद द हेल्प ऑफ प्रेशर ग्रुप्स लॉन्च मूवमेंट फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम फोर्स्ड बाय द पीपल। अगर मान लेते हैं ये पार्टीज बात नहीं सुनती तो ये प्रेशर ग्रुप्स जो है वो यहाँ पे पार्टीज पे कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट करते हैं कि ये वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन एज सुन एज पॉसिबल हमें मिल जाए। दे प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो डिमांड क्या करते हैं, तो सर यहाँ पे गवर्नमेंट मशीनरी सही होनी चाहिए, मतलब सिस्टम से काम चलना चाहिए। दूसरा यहाँ पे वेलफेयर स्कीम्स की बात की जाए। द लोकल पार्टी लीडर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द सिटीजंस एंड द गवर्नमेंट। जो लोकल पार्टी लीडर्स होते हैं वो गवर्नमेंट के बीच में और वहां के जो सिटीजंस है उसके बीच में एक तरीके का ब्रिज बन के काम करते हैं यहाँ पे। चलिए अब हम लोग पार्टी सिस्टम की बात करें तो कहीं पे 1 पार्टी सिस्टम होता है, कहीं पे 2 पार्टी सिस्टम होता है और कहीं पे मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। और अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है। 1 पार्टी सिस्टम जो है वो हम लोगों ने कहां देखा सर, चाइना में देखा, ठीक है। देयर इज नो कंपटीशन इन दिस सिस्टम, एक ही पार्टी है तो कोई कंपटीशन नहीं होगा यहाँ पे, तो ये डेमोक्रेसी तो हो ही नहीं सकती ना सर, क्योंकि सिंगल पार्टी है यहाँ पे। द लोन पार्टी नॉमिनेट्स द कैंडिडेट एंड वोटर्स हैव ओनली 2 चॉइसेस। अब इनके पास 2 चॉइसेस है, क्यों, क्योंकि सिंगल पार्टी है। नॉट टू वोट एट ऑल, या तो वोट ही मत करो, या से यस और नो, या तो लिख के दे दीजिए यस और नो अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट नॉमिनेटेड बाय द पार्टी। अब यहां पार्टी ने जो कैंडिडेट नॉमिनेट किया उसको यस और नो बोल दो, या तो आप वोट ही ना दो। दिस सिस्टम हैज बीन पॉपुलर इन कम्युनिस्ट कंट्रीज लाइक द चाइना। अब ये कहां पे हो पाएगा भाई, कम्युनिस्ट कंट्रीज में ही हो पाएगा। जैसे कम्युनिस्ट चाइना कम्युनिस्ट पार्टी जो है कहां पे है भाई, चाइना में है, ठीक है। तो चाइना में, कोरिया में और क्यूबा में हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहां कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी और यहां पर सिंगल पार्टी सिस्टम जो है सर्वाइव कर सकती है, बट ये इंडिया में नहीं हो सकता। अब हम लोग वो पार्टी सिस्टम पे आते हैं जहां पे जिस देशों में 2-2 पार्टीज है। कौन कौन से देश है वो आप लोग समझते हैं। व्हेन द पावर चेंजेस बिटवीन द 2 पार्टीज, सिर्फ 2 ही पार्टी में यहां पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं बाई पार्टी सिस्टम। क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे, बाई पार्टी सिस्टम। इन सच सिस्टम
वन पार्टी कम्स टू पावर बाय विनिंग मेजॉरिटी एंड अदर फॉर्म्स अपोजिशन। तो दो ही पार्टी है, या तो एक जीतेगी या तो एक हारेगी। तो भैया रनिंग करी दोनों ने, उनने कहा कि भैया मैं जीत गया, तो उसने कहा मैं भी हारा नहीं हूं, तुम रनर हो तो मैं विनर हूं। तो भैया ऐसा चलता रहता है, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक। तो ये टू पार्टी सिस्टम में पॉसिबल है। एग्जांपल की हम लोग बात करें यूके और यूएसए, यहां पे सिर्फ टू पार्टी सिस्टम है, तीसरी कोई पार्टी यहां पे नहीं है। ठीक है भाई, चलिए अदर पार्टीज में एग्जिस्ट बट ओनली टू पॉलिटिकल पार्टीज आर पावरफुल इन इट। अगर बहुत सारी पार्टीज हो सकती है मगर पावरफुल सिर्फ और सिर्फ दो ही पार्टी होगी यहां पे। ये बात हम लोग को एग्जाम में याद रखनी है। जैसे ही हम लोग मल्टी पार्टी सिस्टम पे आते हैं तो इंडिया हमारे दिमाग में आ जाता है, हमारा देश हमारे दिमाग में आ जाता है। इफ सेवरल पार्टीज कंपीट फॉर पावर, बहुत सारी पार्टी मिलकर क्या कर रही है, पावर में आने की कोशिश कर रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम। टू पार्टीज हैव चांस टू कम टू पावर ईदर ऑन देयर ओन और बाय फॉर्मिंग अलायंस। अगर मान लेते हैं ऐसा नहीं हो पाता है, क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं होती है, तो कुल मिला के अलायंस बना लेती है। जैसे 2004 में अलायंस बन गया यूपीए का, एनडीए का और लेफ्ट फ्रंट का। यूपीए मतलब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, अलायंस मतलब की हो गया कांग्रेस, एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस मतलब बीजेपी की बहुत सारी पार्टी मिल जाती है, और लेफ्ट फ्रंट। चलिए समझते हैं। इट इज कॉल्ड एज द मल्टी पार्टी सिस्टम। जब दो या दो से ज्यादा पार्टी मिलकर कंपीट करती है इलेक्शन में, तो उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम। व्हेन सेवरल पार्टीज ज्वाइन हैंड्स फॉर द पर्पस ऑफ रनिंग द गवर्नमेंट, अलग अलग पार्टी मिलकर चाहती है कि हम सरकार चलाएंगे, तो ऐसी पार्टीज को हम लोग अलायंस बोलते हैं, या तो क्या बोलते हैं दोस्तों, फ्रंट बोलते हैं। एग्जाम में याद रखिएगा। एग्जांपल इंडिया, देयर वर थ्री मेजर अलायंसेस इन 2004, द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए, बीजेपी, रैन इट। और इसको चलाने का काम किसने करा था, एनडीए ने। दूसरा जो था वो तो यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए, कांग्रेस ने इसको चलाया था। द लेफ्ट फ्रंट रन बाय द सोशलिस्ट और द कम्युनिस्ट पार्टीज ऑफ द इंडिया। तो जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी बन गई वो हमारे लिए कौन सी बन गई भैया, लेफ्ट फ्रंट। तो हमारे पास 2004 में तीन अलायंसेस दिखे, यूपीए, एनडीए और लेफ्ट फ्रंट, जो कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट का पार्ट थे। दिस सिस्टम आल्सो अलाउज अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके कारण अलग अलग तरीके से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ता है। जिस पार्टी में जो बंदा अच्छा होगा वो यहां पे पॉलिटिकल लीडर बन सकता है। मल्टी पार्टी सिस्टम अपीयर्स मेसी एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। कहीं ना कहीं मल्टी पार्टी सिस्टम के कारण कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी हमारे को देश में देखने को मिलती है। चैलेंजेस फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। आज क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है अगर पॉलिटिकल पार्टीज है तो, पहला लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज। और कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो पार्टीज के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, मतलब वी द जो हम लोग पीपल्स है वो किसके लिए भैया, वी द पीपल। वी द पीपल हम लोगों ने देखा है कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कि भैया वी द पीपल से स्टार्ट होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हम सब लोग एक है। उसमें से कोई लीडर बन गया तो उसको हमारे बारे में अच्छा सोचना चाहिए। अगर नहीं सोचेगा तो कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी को खत्म करने की बात करी गई है। तो कहीं ना कहीं आज हमारे इंटरनल डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं कमी जो आ रही है वो किसके कारण है, कहीं ना कहीं मल्टी पार्टी सिस्टम के कारण है। पावर कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। अब ये इंटरनल डेमोक्रेसी खत्म हो गई ना भाई, अगर किसी के ही हाथ में पावर आ गई सारी के सारी, तो नो ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग, नो कीपिंग ऑफ मेंबरशिप रजिस्टर। अब यहाँ पे इंटरनल डेमोक्रेसी है ही नहीं, तो कोई भी रजिस्टर्ड मेंटेन नहीं होगा और कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप नहीं बनाया जाएगा। नो इंटरनल रेगुलर इलेक्शन, कोई इलेक्शन नहीं होगा यहाँ पे। ऑर्डिनरी मेंबर्स डू नॉट हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, कैन नॉट इन्फ्लुएंस डिसीजन। अब यहाँ पे कोई डिसीजन लेने वाला भी है मगर कोई डिसीजन मानने वाला नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं किल्स करते हैं किसको, डेमोक्रेसी को। डिसएग्रीमेंट विद द लीडर्स लीड टू आउटसर फ्रॉम द पार्टी। अगर मान लेते एक दूसरे में क्लैशिंग हो जाती है तो एक पार्टी छोड़ के वो दूसरी पार्टी में चले जाता है। दूसरी प्रॉब्लम की बात करते हैं, कहीं ना कहीं आज डायनेस्टिक सक्सेशन भी है, जिसको हम लोग हेरिडिटरी रूल भी कहते हैं, मतलब राजा का बच्चा राजा बनेगा, ये रूल चलता था। मगर पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसा नहीं होना चाहिए। लीडर्स ऑन द टॉप हैव अनफेयर एडवांटेज टू फेवर पीपल क्लोज टू देम और द फैमिली मेंबर। वो चाहते हैं कि ये तो हमारा फैमिली बिजनेस है और हर बार हमारी फैमिली का ही बंदा जो है वो कहीं ना कहीं इलेक्शन में कैंडिडेट बने और नॉमिनेट करके उसको जितवाया जाए। टॉप पोजीशन कंट्रोल्ड बाय फैमिली मेंबर्स इन द मोस्ट पार्टीज। और फैमिली के जो लोग हैं उन्हीं को टॉप पोजीशन दे दी जाती है। टेंडेंसी सीन ऑल ओवर द वुमेन इवन इन द ऑर्डर डेमोक्रेसी। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड में देखा जाए तो यहाँ पे टेंडेंसी जो है वो बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी में देखा जाए तो अच्छी होनी चाहिए, मतलब लोगों के लिए अच्छा करना चाहिए। बट यहाँ पे इंटरनल डेमोक्रेसी जब नहीं होती है तो लोगों की बातों को यहाँ पे ध्यान में नहीं रखा जाता है।
चैलेंजेस फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज में हम लोग बात करते हैं मनी एंड मसल पावर की भैया, तो मनी और मसल पावर जिसके पास होगा उसका जीतना लगभग तय रहता है, ऐसा माना जाता है। बट आज के पॉलिटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो जिसके पास लीडरशिप क्वालिटी होती है वो जीतता है, जिसके पास पैसा होता है वो नहीं जीतता। ड्यूरिंग इलेक्शन दिस पावर इज वेरी विजिबल, आपको मनी और मसल पावर बिल्कुल देखने को मिलेगा, मगर यहाँ पे इलेक्शन कमीशन इतना पावरफुल होता है कि ये मनी और मसल पावर को नहीं चलने देता। कैंडिडेट्स हु कैन रेज मनी नॉमिनेटेड, ठीक है, जो जिसके पास पैसा होगा वही नॉमिनेशन फॉर्म भर पाएगा। रिच पीपल एंड कंपनीज हु गिव फंड्स हैव इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिसीज, और रिच जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो अच्छा खासा पैसा देते हैं इस इलेक्शन में भी। पार्टीज डू नॉट ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स, अब पार्टीज जो है हो सकता है उनके पास बहुत अच्छे बहुत सारे क्या होने चाहिए भाई, चॉइसेस होनी चाहिए, बट कभी कभी इसके पास चॉइसेस नहीं होती क्योंकि लीडर्स में लीडरशिप क्वालिटी जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। देयर इज नॉट मच डिफरेंसेस इन द आइडियोलॉजी अमंग पार्टीज, ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि देयर इज नॉट मच डिफरेंसेस इन द आइडियोलॉजी अमंग द पार्टीज। अब तो जो आइडियोलॉजी है उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस भी देखने को मिल जाते हैं अलग अलग लोगों में। एग्जाम्पल लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ द ब्रिटेन, अगर हम लोग बात करें ब्रिटेन की तो लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी जो ब्रिटेन की, इनकी आइडियोलॉजी में भी जमीन आसमान का The only difference is the details of implementation matter than the fundamental principle। अब यहाँ पे बोल रहे हैं चीजें तो सभी है, इंप्लीमेंटेशन की बात हो रही है, कब कौन कहां कैसे इंप्लीमेंट करता है चीजों को, ये इंपॉर्टेंट है। इन इंडिया ऑल्सो देयर इज नॉट मच डिफरेंसेस अमंग पार्टीज ऑन द इकोनॉमिक इश्यूज, और यहाँ पे देखा जाए तो इकोनॉमिक इश्यूज में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होता पॉलिटिकल पार्टीज में। एफर्ट्स मेड टू रिफॉर्म द पॉलिटिकल पार्टी, अब जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए अब चेंजेस कैसे किए जा सकते हैं, तो चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू किए जाते हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर कर दे या तो इलेक्शन कमीशन यहां पे इंटरफियर कर दे। तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे करेगा, वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट डिफेक्शन, ठीक है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ लाया जाए ताकि एक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में ये बार बार मूव ना करे। नाउ एमपीज एंड एमएलएज लूज देयर सीट्स इन द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली इफ दे चेंज पार्टीज, अगर मान लेते हैं कि एक पार्टी से दूसरी पार्टीज में जाते हैं तो यहां पे कहीं ना कहीं एमपी और एमएलए को लूज करना पड़ता है सीट, कहां पे भाई, पार्लियामेंट में, वो भले स्टेट असेंबली हो या वो यहां पे लोकसभा के इलेक्शन की बात हो। सुप्रीम कोर्ट का क्या इंटरफियरेंस होता है यहाँ पे, पास सर्टेन ऑर्डर टू रिड्यूस द पावर ऑफ मनी एंड द क्रिमिनल, तो यहाँ पे सारा का सारा पैसे का जो रोल है वो खत्म कर दिया गया है, और क्रिमिनल एक्टिविटीज में जो इन्वॉल्व है उन लोगों को मेनली टिकट्स ही नहीं मिलती है तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अ कैंडिडेट हैज टू फाइल एन एफिडेविट गिविंग डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम, सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि आपके अगेंस्ट में जितने भी केसेस चल रहे हैं ये सारी डिटेल्ड फॉर्म में आप हमें बताएं। दूसरा, यहाँ पे आपके पास जितना भी पैसा है वो सारी डिटेल हमारे पास होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन क्या कहता है, पॉलिटिकल पार्टीज आर आस्क्ड टू फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न, और इलेक्शन कमीशन कहता है कि आपको आपके पास जो भी इनकम आ रही है उसका इनकम टैक्स रिटर्न भरना यहाँ पे जरूरी है। दे हैव टू होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन, और वो हर बार क्या करे, इलेक्शन हर बार होल्ड करवाए, वो 5 साल का जो नियम चल रहा है वही चलता रहा है। यहाँ पे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी पे हम लोग आते हैं। व्हाई इज डेमोक्रेसी कंसिडर्ड बेस्ट, डेमोक्रेसी को बेहतर क्यों माना जाता है ये हमें बताना। इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग द सिटीजन, तो डेमोक्रेसी क्या करती है, इक्वालिटी क्रिएट करती है मेंस और वुमेन्स के बीच में, और एज और कलर, कास्ट, क्रीड, किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं होता, ये सबसे अच्छी खासियत है डेमोक्रेसी के। इट रिकॉग्नाइजेस एंड एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिविजुअल की डिग्निटी को भी यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है, एक एक पर्सन की रेस्पेक्ट की जाती है। इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग डिसीजन लिए जाते थे उसको और बेहतर से बेहतर कैसे लिया जा सकता है, तो ये गवर्नेंस के लिए लोगों से इंटरफियर करवाना या लोगों की इच्छाएं जान के यहां पे पूरे चेंजेस करवाना, यही कहीं ना कहीं कहलाता है डिसीजन मेकिंग। प्रोवाइड सम मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, तो यहां पे कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है उन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकालना जो है ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का काम है। अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, अगर किसी से गलती हो जाती है तो वहां पे स्पेस हो कि ये जो गलतियां है उसको यहाँ पे सही किया जा सके और बेहतर किया जा सके। 3 एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी, हम लोग इसके 3 पिलर्स की बात करते हैं, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी रिक्वायर्स गवर्नमेंट बाय कंसेंट एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी, ठीक है, तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या होती है भाई, यहाँ पे चीजों को पूछ के किया जाएगा, कंसेंट के थ्रू किया जाएगा, मतलब लोगों की सलाह मशवरा के थ्रू किया जाएगा जिससे गलतियां जो है कम से कम हो जाए।
है। सोशल की हम लोग बात करें तो दिस रिक्वायर्स सोशल इक्वालिटी इन द कंट्री, हमारी सोसाइटी में सारे ही लोगों को एक जैसा देखा जाएगा, एक जैसा माना जाएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है किसमें, डेमोक्रेसी में। इकोनॉमिकली अगर हम लोग देखें तो पैसे कमाने के हिसाब से परहैप्स मोर देन डेवलपमेंट, तो हमारा मेन मुद्दा जो होना चाहिए वो होना चाहिए देश का डेवलपमेंट। अगर देश का डेवलपमेंट हो गया तो सारी चीजें अच्छी हो जाएगी। इट इज रीजनेबल टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसीज टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि लोगों के बीच में जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है उसको धीरे धीरे करके हम लोगों को कम करना है। रिच को बहुत ज्यादा रिच नहीं होने देना और पुअर को बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाने देना है, दोनों को हमें क्या मानना है, इक्वल मानना है। ठीक है भाई, चलिए डेमोक्रेसी में हम लोग बात करते हैं फेवर की और अगेंस्ट की। कुछ लोग इसको फेवर में लेते हैं और कुछ लोग इसको अगेंस्ट में लेते हैं। डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से लिए जाते हैं, अपने मन से कोई भी किसी भी डिसीजंस को नहीं ले सकता। पहली बात, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी, अ सिटीजन हैज अ राइट एंड मींस टू एग्जामिन अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी दफ्तर में जाके पूछ सकता भैया ये सिस्टम कैसे काम करता है, क्योंकि मैंने वोट दिया, मैंने, मेरा राइट था, मैंने वोट दिया, और आरटीआई के थ्रू आप सारी इंफॉर्मेशन यहां पे कलेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू पीपल एंड हैज मैकेनिज्म टू होल्ड गवर्नमेंट अकाउंटेबल। अब यहां पे सरकार जो है वो अकाउंटेबल है। अकाउंटेबल का सीधा सीधा मतलब हुआ कि मैंने आपको 10 रुपए दिए, 10 रुपए का हिसाब मैं मांग सकता हूं, इसको ही सरकार बोला जा रहा है। सरकार को अगर मैंने 10 रुपए दिया विद द हेल्प ऑफ टैक्स, और टैक्स का क्या किया आपने, कैसे कहां पे लगाया, ये सब बताने की जिम्मेदारी भी जो है वो किसकी है दोस्तों, तो वो है यहां पे सरकार की। इसलिए गवर्नमेंट क्या है, यहां पे अकाउंटेबल है। इट हैज मैकेनिज्म फॉर सिटीजंस टू टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग। तो अब यहां पे एक सिस्टम बनाया जाएगा जिसमें डिसीजन मेकिंग जो है कहीं ना कहीं लोगों के हाथ में दी जाएगी कि आप लोग अपने देश के लिए क्या बेहतर से बेहतर चाहते हैं, क्या बेहतर से बेहतर करवा सकते हैं, ये सारी चीजें आप हम लोग को यहां पे बताएं। अगेंस्ट की हम लोग बात करें तो ट्रांसपेरेंसी, राइट्स एंड मींस टू एग्जामिन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज मिसिंग। तो कहीं ना कहीं 100% अगर ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो ये नहीं हो पाता है। ठीक है, गवर्नमेंट इज नॉट अकाउंटेबल। लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल नहीं है, वो डिसीजन ले लेती है, उसके बाद हमें बताती कि ये हमने किया, ये नहीं किया। नो मैकेनिज्म टू होल्ड इट अकाउंटेबल, और यहाँ पे अकाउंटेबल के लिए कोई मेजरमेंट नहीं है कि इतना % अकाउंटेबल होना है, इतना % अकाउंटेबल नहीं होना है। डिसीजन मेकिंग नॉट बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर। तो डिसीजन मेकिंग जो है कहीं ना कहीं ये नॉर्म्स और प्रोसीजर्स पे डिपेंडेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटीज की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। हमारा देश जो है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी में काम करता है। सब जगह पे अलग अलग तरीके से रिलीजन है, अलग अलग तरीके से कास्ट है, सब कास्ट है, अलग अलग तरीके की हमारे पास लैंग्वेजेस है, ये सारी चीजें जो है हमारे यहाँ जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजंस की बात करेंगे हम लोग और डिग्निटी ऑफ वुमेन्स की बात करेंगे। ठीक है, चलिए, डेमोक्रेसी प्रमोट्स डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, तो डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं प्रमोट करती है इंडिविजुअल के फ्रीडम की और इंडिविजुअल की डिग्निटी की। एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू रिसीव रेस्पेक्ट फ्रॉम द फेलो बीइंग्स, और हर एक इंडिविजुअल जो है वो अपने जो फेलो बीइंग्स है, जो साथ में रह रहे, उनसे उतनी ही रेस्पेक्ट की डिमांड करते हैं जितने वो रेस्पेक्ट देते हैं। डेमोक्रेसीज हैव अचीव दिस टू सर्टेन डिग्री इन मेनी कंट्रीज, और डेमोक्रेसी जो है वो अचीव होता है अलग अलग डिग्रीज में किसी किसी कंट्रीज में। तो बहुत सारी कंट्रीज में जो है डेमोक्रेसी को बहुत बेहतर से बेहतर माना जाता है। डिग्निटी ऑफ वुमेन की अगर हम लोग बात करते हैं, वुमेन हैड टू फाइट लॉन्ग बैटल्स टू रिसीव देयर ड्यू इन सोसाइटी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनके रेस्पेक्ट के लिए उनको बहुत ज्यादा फाइट करना पड़ा। आज जो पोजीशन में वुमेन्स है, इससे 200 साल पहले, 250 साल पहले ये पोजीशन इनकी नहीं थी। सोसाइटीज अक्रॉस द वर्ल्ड हैव बीन मेल डोमिनेटेड। पैट्रियार्कल सोसाइटी थी हमारे यहाँ, तो मेल डोमिनेट सोसाइटी थी, तो मेल के हिसाब से सारे के सारे डिसीजंस यहाँ पे लिए जाते थे। इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल दैट वुमेन शुड गेट इक्वल ट्रीटमेंट। अब यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि वुमेन के साथ जो ट्रीटमेंट है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे मेन के साथ होता है वैसे ही वुमेन के साथ भी होना चाहिए। वुमेन कैन नाउ वेज अ स्ट्रगल अगेंस्ट व्हाट इज नाउ अनएक्सपेक्टेड लीगली एंड मोरली। अब वुमेन को जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो लीगली भी सारी जगह पे मिल रही है और यहाँ पे मोरली भी हर जगह पे दिख रही है, बट कहीं कहीं पे नहीं मिलती है, तो सरकार उसके लिए कठिन नियम यहाँ पे बना रहे हैं। और हम लोगों ने जैसे बात करी थी इक्वल वेज
सिस्टम भी आ चुका है 1976 का, जिसमें मेंस और वुमेन्स दोनों को वेजेस भी इक्वल दी जाएगी। अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटीज में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कास्ट इनइक्वालिटीज की। हमारे यहाँ कास्ट माइनॉरिटी और मेजॉरिटी भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इन इंडिया द डिसएडवांटेज एंड द डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट हैव गेन्ड इन स्ट्रेंथ ड्यू टू डेमोक्रेसी। दे नाउ हैव द लीगल एंड मोरल राइट टू फाइट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो जो माइनॉरिटी में है आज कहीं ना कहीं वो फाइट कर रहे हैं ताकि वो मेजॉरिटी में भी कहीं ना कहीं स्टैंड करते रहे। ऐसा नहीं हो कि मेजॉरिटी रूल करता रहे और माइनॉरिटी जो है वो हमेशा सफर करता रहे। प्रोवाइड बेटर गोल्स, और इनको क्या मिलने चाहिए, एक पर्टिकुलर एम मिलना चाहिए काम करने के लिए, जिससे वो अपने कास्ट को, अपनी सोसाइटी को अपलिफ्ट कर पाए। डेमोक्रेसी इज ऑलवेज सर्विंग टुवर्ड्स अ बेटर गोल। डेमोक्रेसी हमेशा कोशिश करती है कि लोगों के लिए क्या बेहतर से बेहतर किया जा सकता है। पीपल कॉन्स्टेंटली डिमांड मोर बेनिफिट्स इन अ डेमोक्रेसी, देयर आर ऑलवेज मोर एक्सपेक्टेशन। लोगों की हमेशा सरकार से डिमांड रहती है, सरकार से एक्सपेक्टेशन रहती है, और सरकार अगर एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर देते हैं तो यहाँ पे ये जो लो कास्ट के लोग हैं, माइनॉरिटी जो है, उनको भी इस देश में रहने में लगता है कि हम हाँ वाकई इस देश के नागरिक हैं और देश हमारे लिए भी सोच रहा है। आज पीपल्स आर मोर पावरफुल। अब यहाँ पे देखा जाए तो डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है डेमोक्रेसी, ठीक है, मतलब पीपल्स गवर्नमेंट को हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं। तो यहां डेमोक्रेसी में सबसे पावरफुल जो है वो पीपल है। पीपल नाउ लुक क्रिटिकली एट द वर्क ऑफ दोज हु होल्ड पावर। अब यहां पे जिसके हाथ में पावर है वही सब कुछ है, ऐसा यहां पे डेमोक्रेसी में नहीं होता। द रिच द पावरफुल दे एक्सप्रेसेस देयर डिससैटिस्फैक्शन लाउडली। आज उनका जो डिससैटिस्फैक्शन होता है वो लोगों तक के पहुंचा पा रहे हैं, लोगों तक के बात कर पा रहे हैं उस पर। इट शोज दे आर नो लॉन्गर सब्जेक्ट बट सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री में जो भी सिटीजन होगा वो अपनी सारी बातें लोगों के सामने यहां पे बेहतर से बेहतर तरीके से पहुंचा सकता है। तो ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहना है, क्योंकि आज हम लोगों ने पूरा जो पॉलिटिकल साइंस सिविक्स कंप्लीट किया है फ्लो चार्ट और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी से। तो इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा समय नहीं देना पड़ेगा। ये वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा पॉलिटिकल साइंस जो है वो यहां पे क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। करना एक छोटा सा काम, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। लिंक दी गई है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप कांटेक्ट कर सकते हैं ये कांटेक्ट नंबर पे। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।